नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। चार विकथाओं के नाम कौन बताएगा? चार विकथाओं के सबको आते हैं? अनिमेशा को नहीं आते? सुनाओ, अनिमेशा से पूछेंगे। स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, अवनीपाल कथा, फटाफट। राष्ट्र कथा और अग्निपाल। अवनीपाल कथा क्या होती है अदिति? अवनी का मतलब क्या होता है ज्ञानम? अवनी नाम होता है ना बच्चों का, अवनी। बताओ। पृथ्वी बताया था ना, धरती, भूमि। अवनीपाल उसका पालक यानी राजा। अवनीपाल कथा माने राजकथा। ये चारों कथाएं कब कब करनी चाहिए? ये चारों कथाएं कब कब करनी चाहिए? ठीक है, ये विकथाएं हैं, ये पाप का आश्रव कराने वाली कथाएं हैं। इनको विकथा बोलते हैं। विकथा किसे कहते हैं? जो पाप का आश्रय है। नहीं जी, लिखवाया था। संयम की विरोधिनी कथा विकथा कहलाती है, यानी राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा विकथा है। क्या? एक लिखो अभी, एक। चलिए, अब बात चली थी हमारी छठे सातवें गुण स्थान की। सातवें गुण स्थान में और छठे गुण स्थान में ये अंतर था कि एक गुण स्थान में प्रमाद था और एक में प्रमाद नहीं था। कौन से गुण स्थान में प्रमाद था? छठे गुण स्थान में। सातवें में नहीं था। तो छठे में प्रमाद क्यों था और सातवें में क्यों नहीं था? कर्म की अपेक्षा बताना है आपने। प्रमाद क्यों था? वेरी गुड, समझ में आया। संज्वलन कषाय और नो कषाय का। भाई साहब कहाँ हो, कहाँ गए हो? बताओ, कहाँ पहुंच गए थे? घर पे? स्कूल में? कहाँ गए हो? जल्दी बताओ। यहाँ तो नहीं थे। कहाँ चला गया था माइंड? मेरे को देखना है बस ध्यान से, ठीक है? क्या पूछा मैंने? कि छठे गुण स्थान में प्रमाद है, क्योंकि नाम क्या है? प्रमत्त विरत। और सातवें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त विरत, यानी प्रमाद नहीं है सातवें में। तो छठे में प्रमाद क्यों है और सातवें में नहीं है, उसका कारण क्या बताया? संज्वलन कषाय और नो कषाय का तीव्र उदय होने से छठवें गुण स्थान में थोड़े मल जनित प्रमाद होता है। लेकिन सातवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय और नो कषाय का कैसा उदय होता है? कैसा उदय होता है? तीव्र उदय होता है कि मंद उदय होता है? तीव्र होता है। और छठे में तो आप कहाँ चले जाते हो बार बार बेटा? ठीक है, छठे में मंद होता है और सातवें में तीव्र उदय होता है। तो जब कषाय कर्म का तीव्र उदय हुआ, सही बोला मैंने? उल्टा बोला है। छठे में मंद होता है कि तीव्र होता है? संज्वलन कषाय का उदय। और सातवें में मंद होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ना दोनों तीनों लिखवा दिए हैं। विषय कल समझा दिया था मैंने, बस अब तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। संजलन नो कषाया। जोर से बोल दो एक बार।
को सो रहे हो ना, बच्चे को उठ जाए, ऐसे बोलो जोर से। सोचे क्या हो गया? नुदौ मंदो जदा तदा होदी। आपको साथ में देना इनका, आप अकेले बोलोगे, फिर आप अकेले बोलो। दो पार्टी तो नहीं बना ली है? बोलो जल्दी से। संजलन नौकसाया नुदौ मंदो जदा तदा होदी। अपमत्त गुणो तेणय अपमत्तो संजदो होदी। प्राकृत में एक कंफर्टेबल लैंग्वेज है, इसमें आपको जुबान को जोर नहीं देना पड़ेगा, इसलिए र व कुछ नहीं ऐसा अलग से लगता। अपमत्तो र लगाने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी में लिखेंगे तो अपमत्तो। अब देखो अर्थ किसको समझ में आया? कोई समझा सकता है ऐसा बुद्धिजीवी? चलो पीछे सुनाएगी आगे। एक मिनट। संजुलन वेरी गुड। नो कषायाणा उदरो मंद उदय से, है ना? जदा तदा जब तब है, होता है। क्या मतलब बना फिर इसका? जब संजलन नो कषाय का मंद उदय होता है तब प्रमाद नहीं रहता, अप्रमत्त दशा होती है। अप्रमत्त गुण माने अप्रमत्त परिणाम होता है। यह अपमत्तो संजदो होदी, इसको अप्रमत्त संयत कहते हैं। फिर से देखो, संजलन नो कषायाणा, संजुलन नो कषाय के उदय से, लेकिन कैसे उदय से? मंद उदय से। जब संजुलन नो कषाय का मंद उदय होता है तब अपमत्त गुणों तेणय, तब क्या होता है? अप्रमत्त रूप परिणाम होते हैं। गुण मतलब परिणाम था ना। तो वो क्या कहलाता है? अप्रमत्त संयत गुण। बात समझ में आ गई? गाथा पढ़ते हुए आपको अर्थ ख्याल में आना चाहिए। पर यहाँ पे तो उसकी तो बात ही नहीं आई कि प्रमाद से रहित होता है इस गाथा में। अपमत्त गुण यानी अप्रमत्त परिणाम हुआ, यानी उन सकल संयमी मुनिराज के प्रमाद का अभाव हो गया। कौन से गुण स्थान में? ठीक है, क्या लिखना है बेटा? अप्रमत्त परिणाम। चीटिंग कर सकते हो बराबर में से। पढ़े इसको। संजलन नो कषाया नुदौ मंदो जदा तदा होदी। अपमत्त गुणो तेणय अपमत्तो संजदो होदी। समझ में आया? तो यानी अब ये अप्रमत्त, जो ये अप्रमत्त संयत है, यहाँ पर अप्रमत्त विशेषण आदि दीपक है कि अंत दीपक है? नहीं, आगे। क्योंकि यहाँ से अप्रमत्तपना प्रारंभ हुआ। अब इसके आगे सब गुण स्थानों में अप्रमाद है। लिखेंगे नहीं लेकिन समझना, ठीक है? और यहाँ जो संयम है
यहाँ जो संजदो कहा ना संयम, तो ये संयम यहाँ से आगे तो है ही, लेकिन इससे पहले छठे गुण स्थान में भी था, तो इसको मध्य दीपक भी कह सकते हैं, पहले भी और आगे भी। ठीक है, आगे पढ़े। नट्ठा शेष पमादो वैगुणशीलोलि मंडियोणाणि अणुव समो अखवो झाणनि लीनो अपामत्तो। मुश्किल सा लग रहा है ना कुछ, है ना। देखो, नट्ठा शेष पमादो, नष्ट कर दिया अशेष प्रमाद को। ध्यान से सुनो बेटा, एक मिनट बाद में नोट करना। नट्ठा माने अशेष, अशेष माने क्या होता है, जो कुछ भी बचा था वो तो होता है शेष, और अशेष माने होता है पूरा। अशेष माने पूरा का पूरा। नट्ठा माने नष्ट कर दिया, अशेष माने बिल्कुल भी बाकी नहीं बचा है, यानी पूरी तरह से। ज्ञानम नहीं, अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ, जल्दी नहीं, पहले इतना समझो। नट्ठा माने अशेष माने पूरा, पमादो यानी प्रमाद का पूरा नाश हो गया। कौन से गुण स्थान की बात चल रही है अभी? 7वें की चल रही है। वय गुणशील, देखो वय माने व्रत, मैं जानबूझ के इस तरह से लिखता हूं ताकि आपको इससे समझ में आए कि नट्ठा अशेष माने पूरा प्रमाद को, और कैसे हैं व्रत गुण शीलौली। शीलौली यानी शील आवली। आवली माने क्या होता है? समूह, पंक्ति होता है ना, दीपावली, दीपों का समूह अथवा दीपों की पंक्ति दीपावली कहलाती है। तो जो वय गुण और शील की आवली से मंडित हैं ज्ञानी। मंडित है माने शोभित हैं। मंडित माने क्या होता है? शोभित हैं। व्रत गुण शील के समूह से जो शोभित हैं, ऐसे ज्ञानी। रानी मतलब ज्ञानी है। यस, तो ज्ञानी है। और कैसे हैं? अणुव समो अखवो। देखो उपसम, उपसम था ना, ध्यान से देखना। अण उपसम, अण उपसम यानी अनुपशम, और खवो माने था जो छाइक, छपको, छपाओ, अछपाओ यानी छपक श्रेणी नहीं चढ़ रहे। ध्यान माने ध्यान में तल्लीन है, वो अप्रमत्त है। अब यहाँ क्या भेद बता रहे हैं कि 2 भेद थे अप्रमत्त के भी। कौन कौन से बताए थे कल? स्वास्थान और सातिशय अप्रमत्त। तो ये वाला चल रही है गाथा किसकी? स्वस्थान अप्रमत्त की। क्या विशेषता बता रहे हैं? नट्ठा शेष पमादो, इन्होंने प्रमाद को तो नष्ट कर दिया पूरा। व्रत गुण शील समूह से मंडित है, ज्ञानी है माने भेद विज्ञानी है। और कैसे हैं? अनुपशमक हैं और अछपक हैं, यानी अभी इन्होंने कोई सी भी श्रेणी प्रारंभ नहीं की है। उपशमक और छपक कहते हैं कि जिसने उपशम श्रेणी प्रारंभ कर दी वो उपशमक, और जिन्होंने छपक श्रेणी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया वो छपक। लेकिन इन्होंने अभी कोई भी श्रेणी प्रारंभ नहीं की। ध्यान लीनो, ध्यान में, ध्यान माने ध्यान, ठीक है, ध्यान में लीन है। और कैसे हैं? अपमत्तो, अप्रमत्त हैं। लेकिन ये कौन से अप्रमत्त कहलाएंगे? स्वस्थान अप्रमत्त। ठीक है,
वय गुणशील, ये आपको समझ में आया? औली कहां से निकला इसमें? देखो, वय गुणशील औली, सील औली, औली औली है ना, तो औली हो गया। नहीं आया समझ में? ज्ञानम आया समझ में? शील जमा आवली, ये मिला के बन गया शील औली, शील औली, औली। तो आवली को औली ऐसे लिख दिया, यानी आपकी जुबान को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? चलिए, शॉर्पनर चाहिए, इसका समझ में आ गया? नट्ठा शेष प्रमादो, जल्दी बोलिए। नष्ट कर दिया अशेष प्रमाद को। भयगुण शीलो लिमंडियो नानी, वय माने व्रत, गुण और शीलों के समूह से मंडित हैं। और कैसे हैं? ज्ञानी हैं। ज्ञानी माने भेद विज्ञानी हैं। अणुव समो, अणुव समो माने अनुपशमक है, अनुपशमक है और अक्षपक है, यानी कोई सी भी श्रेणी प्रारंभ नहीं की। ध्यान लीनो, यानी ध्यान में निरंतर लीन है। क्योंकि सातवां गुणस्थान ध्यान का ही है। आहार विहार निहार, मुनिराज को कौन से गुणस्थान में बनेगा? छठे गुणस्थान में, प्रमत्त विरत में। अप्रमत्त विरत में ध्यान में लीन रहेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रमत्त कहलाएगा? स्वस्थान समझ में आ गया? गाथा पढ़े एक बार। नट्ठा शेष पमादो, गुण शीलो लिमंडियो नानी, अणुव समो अखभो, झाणनी लीनो अपमत्तो, 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 ऐसा करना। अर्थ समझ में आ गया? मैंने सातवें गुण स्थान में मुनिराज, ठीक है, दो प्रकार के भेद कर दिया हमने, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त वाले कोई सी भी श्रेणी अभी प्रारंभ नहीं करते। कल आपको बताया था, स्वस्थान अप्रमत्त वो हैं जो वापस छठे में आएंगे, ठीक है, जो छठे गुण स्थान में गिरेंगे गारंटी से। और जब नहीं गिरेंगे, जब वो आगे चढ़ने के लिए तैयार हो गए, तो वो कहलाएंगे सातिशय अप्रमत्त। ठीक है, ये ऊपर वाला व्यक्ति संजोलन नौ कषाय के उदय से, तब मंद उदय होता है। ठीक है, जदा मैंने जब संजोलन नौ कषाय का मंद उदय होता है, तब क्या होता है? अपमत्त गुणों, यानी अप्रमाद परिणाम होता है, प्रमाद का अभाव हो जाता है संजोलन कषाय के मंद उदय, तो वो अप्रमत्त संयत गुणस्थान कहलाता है। ये मिटा दो, बता रहा हूं ना आगे। 21 मोह खपणु, 21 मोह खपणु, मोह खपणु असमण उपशम। देखो 21 मैंने 21 मोह, 21 प्रकार की मोह की प्रकृतियों के नाम पता है कुछ आपको? देखो, इन मुनिराज ने 21 प्रकार की जो मोह की प्रकृतियां हैं, उनका खपण यानी छपना, संजलन को छोड़कर बाकी नहीं जी, अनंतानुबंध को छोड़ के बाकी सब। सत्ता में तो पड़ी है ना, तो अब सत्ता में से उसका क्षय करना प्रारंभ कर दिया, या फिर उपशम,
उपशम 21 मोह की, हाँ जी बिल्कुल, चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियां कौन कौन सी होंगी? देखो अनंतानुबंधी हटा दो, कितनी होती है? 25 होती है। 25 में से 4 हटा दो अनंतानुबंधी। अरे ये तो उदय चल रहा है संजोलन का। अब इन्होंने क्या करना है, सुनो एक मिनट। अब इन्होंने क्या करना है, संजोलन का मंद उदय है इनको, अब क्या वर्क करना है, लेकिन सत्ता में अभी इनके पास प्रत्याख्यानावर्णी का भी पड़ा है, प्रत्याख्यानावर्णी भी पड़ा है, संजोलन भी पड़ा है और 9 कषाय भी पड़ी हैं। तो 4 प्रत्याख्यानावर्णी, 4 प्रत्याख्यानावर्णी, 4 संजोलन और 9 कषाय। 4 + 4 + 4 12 + 9 21। अनंतानुबंधी इसलिए छोड़ दी, अगर किसी को चौथे गुण स्थान में क्षयिक सम्यक्त हो गया तो उस समय तो उसके अनंतानुबंधी का भी हो गया ना काम खत्म। और औपशमिक सम्यक तो है तो उसका उपशम तो है ही। अभी अगर उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों का उपशम करता हुआ चढ़ेगा। छपक श्रेणी चढ़ेगा तो इन 21 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ चढ़ेगा, क्योंकि अनंतानुबंधी का निपटारा तो पहले ही हो जाता है। उसका क्षय और उपशम आपको पता है ना, चौथे गुण स्थान में ही जब सम्यक दर्शन होता है तब वहां अनंतानुबंधी की भी संयोजना आदि करके उसको निपटा लेते हैं। 21 प्रकृतियां ख्याल में आ गई। 4 अप्रत्याख्यानावर्णी, 4 प्रत्याख्यानावर्णी, 4 संजलन, कितनी हो गई? 12। बात नहीं आपस में। और 9 कषाय, 12 और 9 हो गई 21। इन 21 प्रकृतियों की खपना और उपशम, निमित्ताणी तीकरणानी तही। क्या अब इसके लिए ये जो 21 प्रकृतियां थी, इन 21 चारित्र मोह की प्रकृतियों के क्षय या उपशम में जो निमित्त हैं, ऐसे त्रिकरण परिणामों को करता है। त्रिकरण माने 3 करण परिणाम। सम्यक दर्शन जब लेता है उसके पहले भी जब करण लब्धि होती है, करण लब्धि में 3 प्रकार के करण परिणाम हैं। अधा प्रवृत्त करण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो ये 3 करण परिणाम सम्यक दर्शन प्राप्त करते वक्त भी होते हैं। उसी प्रकार चारित्र मोहनीय की छपना या उपशम करते हुए भी ये 3 करण परिणाम होते हैं। तो 21 मोहनीय कर्म की छपना और उपशम में निमित्तान तीन करण परिणाम। तीन करण परिणाम बता दूं आपको? पता है। बताओ। अदाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। करण मतलब परिणाम, करण मतलब परिणाम, लेकिन ये विशेष परिणाम है। कैसे विशेष परिणाम? जब विशेष पुरुषार्थ रूप कार्य करना होता है, ठीक है, तब इस तरह के परिणाम होते हैं। आपको पता है सम्यक दर्शन से पहले 5 लब्धियां होती हैं। उन 5 लब्धियों में अंतिम करण लब्धि है। कौन सी है? कौन सी है? क्या नाम? करण लब्धि। वहां पे भी करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और यहाँ पर भी, क्योंकि चारित्र मोहनीय की छपना या उपशमना करने के लिए, अब अधा प्रवृत्तकरण के लिए तो अलग से गुण स्थान है नहीं, तो इसको हमने कह दिया सातिशय अप्रमत्त। क्या कह दिया इसको? यानी अप्रमत्त गुण स्थान के हमने 2 प्रकार से डिवीजन कर दिए। जहां पर ये अधा प्रवृत्त करण परिणामों को करे वो कहलाएगा सातिशय अप्रमत्त, और जहां करण परिणामों को नहीं करता है, सात्वई सकल संयम है, अप्रमाद है, लेकिन वो कहलाएगा निरतिशय अप्रमत्त।
यानी स्वस्थान अप्रमत्त। इसकी ये वाली जो गाथा थी, यहाँ लिखा था ना अनुपशमक और अछपक, यानी उपशमना भी प्रारंभ नहीं की और छपना भी प्रारंभ नहीं की। अपूर्वकरण के लिए कौन सा गुण स्थान है? ये 8वां गुण स्थान हो गया, और ये ठीक है, ये 8वें गुण स्थान में समझेंगे, 9वें गुण स्थान में। अब देखो, हम इन परिणामों को ज्यादा विस्तार से नहीं समझेंगे, क्योंकि इसकी भाव भाषणा करने के लिए आपको पूरा गणित संबंधी, ठीक है ना, अंक संदृष्टि से पढ़ा था आपने। इसमें नीचे के और ऊपर के परिणामों में समानता होती है और असमानता भी होती है। एग्जाम्पल से 162 166 परिणाम, उसको डिवीजन नहीं, ऐसे आपको ना फिर ये समझ में नहीं आएगा। पूरा ऐसे नीट में नहीं समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब मैं यही कह रहा हूँ, ये तो हम बता देंगे, लेकिन इसकी भाव भाषणा नहीं होगी अभी आपको। भाव भाषणा तब होगी जब हम कोई एक आर्टिफिशियल एग्जाम्पल लेकर उसमें हमें गणित, जैसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जीव के, तो असंख्यात लोक प्रमाण की संख्या को हमें मानना पड़ेगा, मान लो 166। फिर उसको जैसे 8 समयों में बंटवारा करें, फिर एक एक उसमें खंड बांटें, कितने कितने परिणाम। कोई पहले समय हुआ जिसको इस गुणस्थान में प्रवेश किए, किसी को दूसरा समय, किसी को तीसरा, किसी को चौथा, तो कदाचित जिसको तीसरा समय हो गया उसके कोई परिणाम का खंड नीचे वाले जो समय वाला जीव है उससे मैचिंग बन सकती है, तो उसको कहते हैं सदृशता, समानता। तो ये अधा प्रवृत्तकरण में क्या हुआ? अधा माने नीचे, प्रवृत्तकरण कि प्रवृत्त जो जीव है निचले समयों में, उसका किसी ऊपरले समयवर्ती जीव के परिणामों से समानता पाई जा सकती है, सदृशता। तो इसमें सदृशता भी हो सकती है, विसदृशता भी हो सकती है। तो अधा प्रवृत्तकरण में तो इतनी बात। एक जीव की अपेक्षा अनंत गुनी विशुद्धि, ठीक है, आगे आगे के समय में परिणामों में विशुद्धता बढ़ती जाती है। सभी जीवों की अपेक्षा, यानी नाना जीवों की अपेक्षा, कि आपको जैसे अभी 2 समय हुए इस गुण स्थान में, मुझे 4 समय हो गए, हालांकि मेरी विशुद्धता अधिक है, लेकिन हो सकता है वही जो मेरे को चौथे समय में विशुद्धता आई आपको दूसरे समय में होगी। ये अधा प्रवृत्तकरण है, ठीक है। अपूर्वकरण में क्या होता है कि अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व का मतलब जो पहले ना हुए हो, ठीक है। आपके परिणामों की विशुद्धि तो बड़ी बढ़ेगी, लेकिन अगर नाना जीवों की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें भी सभी जीवों की अपेक्षा सदृश और विदृश दोनों हो सकते हैं। प्रथम समय में जो विशुद्धि है, मेरे ख्याल से उसमें समानता ऐसे नहीं बनती, अलग टाइप। खैर चलो उस चीज़ का हम मोह छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपको जब कभी फुर्सत होगी ना, आप कभी एक सेपरेट क्लास रखवा लेना।